हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जुनून पढ़ाई का में। तो अभी हम क्या देख रहे हैं, इस बीच हम लोग लूसेंट की जो सीरीज चलाए हुए हैं उसमें पॉलिटी देख रहे हैं। तो क्या देख रहे हैं, तो हम लोग इसमें लूसेंट की पॉलिटी देख रहे हैं। कल हमने इसमें जो अनुसूचियां हैं 12 अनुसूचियां हैं उसको कवर करा दिया। संविधान सभा भी कवर करा दी है, संविधान के जो स्रोत हैं उन्हें भी कवर करा दिया है। और टोटल 4 जो वीडियोस हैं वो ऑलरेडी पब्लिक हो चुके हैं, तो उन्हें ज़रूर देखिएगा। आज का ये जो वीडियो है ये मेरे ख्याल से 5वां या 6ठा वीडियो है, 5वां या 6ठा कोई सा है, 6ठा है सर। ये 6th वीडियो है। तो हमने 5 वीडियो ऑलरेडी पब्लिक कर दिए हैं, उन्हें देखना मत भूलिएगा, उन्हें ज़रूर देखिए। और इसके पहले हमने हिस्ट्री, जो लूसेंट की हिस्ट्री है वो पूरी की पूरी कंप्लीट हो गई है, उसको भी देखना मत भूलिएगा। चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है और पूरा का पूरा आप ज़रूर देख लीजिएगा लूसेंट की हिस्ट्री। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। इससे पहले आगे बढ़ें, अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक भी कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर भी कर दें। और ये जो वीडियो है ये पूरी की पूरी A to Z आप देखेंगे तो हमने इसको कहाँ से लिया है, तो ये लूसेंट की जो नई बुक आई है 2024 का जो एडिशन है 17वां एडिशन, उससे लिया हुआ है। इसमें केवल ये जो स्टार्टिंग के इतने पॉइंट्स हैं इसको मैंने अपनी साइड से रखा है, बाकी सारी चीज़ें लूसेंट से ही हमने कॉपी किया है। और दूसरी बात को, एक भाई मतलब कल कमेंट कर रहे थे कि जो लूसेंट में है वही पढ़ाएं मैम, तो भाई वही पढ़ाया जा रहा है। दरअसल बुक से पीडीएफ, बुक को ही पीडीएफ फॉर्म में पढ़ाने से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। प्रॉब्लम ये हो रही थी कि 1 घंटे की अगर आप वीडियो बनाओ तो वो 2 जीबी की बनती थी। और हमारे गांव में ना इतना ज़्यादा मतलब नेट का इशू रहता है कि 2 जीबी की वीडियो आप मॉर्निंग में बना करके अपलोड करो तो शाम को वो पूरा अपलोड हो पाता था। जबकि टाइप करने से क्या होता है, टाइप करने से एक तो वीडियो की क्वालिटी अच्छी हो जाती है, वीडियो की क्वालिटी अच्छी हो जाती है। और दूसरी बात, आप चाहे 1 घंटे की वीडियो बनाओ चाहे 2 घंटे की वीडियो बनाओ, इसमें जो है मतलब कि जो एमबी है वो उतना ज़्यादा नहीं लगता। अब जैसे 20 मिनट की वीडियो है उसमें 150 एमबी में पूरा का पूरा हो जाता है, अपलोड हो जाता है और जल्दी हो जाता है। तो इस वजह से हमारी ये मजबूरी है कि हम इसको पूरा टाइप करके ही करा पाएंगे। पूरी बुक का जो पीडीएफ फॉर्म है बनाना अब वो मुमकिन नहीं रहा। हम इतने दिन से प्रयास कर रहे थे उसको कि हाँ ठीक है ऐसे ही कराएं ऐसे ही कराएं, लेकिन उससे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, गांव में नेट का बड़ा इशू रहता है। तो चलिए ये तो रही कल की बातचीत, क्योंकि वो भाई कमेंट किए थे कि जो है उसी को पढ़ाएं, तो भाई फिर से बता रही हूँ कि वही पढ़ाया जा रहा है जो लूसेंट में है। कुछ जैसे ज़रूरत लगा कि हाँ ये पॉइंट जानने योग्य है तो फिर बताना पड़ता है, यही काम भी होता है। वरना तो आप बुक खुद भी पढ़ सकते हैं ना, कोई क्यों पढ़ा रहा है आपको बुक। अगर हमें केवल बुक पढ़ पढ़ के ही आगे निकल जाना है तो वो थोड़ा ठीक नहीं लगता, उससे ना रिदम नहीं बन पाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। तो जो हमारा भारतीय संविधान है उसमें टोटल कितने भाग हैं, तो उसमें टोटल 22 भाग हैं। ये हम कई दिनों से देखते आ रहे हैं, लेकिन हाँ अभी हाल में जो है यानी कि बहुत कई संविधान संशोधनों के बाद भागों की जो संख्या है वो 25 हो गई है। लेकिन ये जो भाग 25 हुए हैं ये सभी क्लॉजेज ही हैं, तो इस वजह से जो मूल संविधान मूल संविधान क्या कहेंगे, जो मूल भाग हैं वो कितने हैं, 22 हैं। लेकिन अगर पूछा जाए आपसे ऑप्शन में 25 रहे तो आप ऑप्शन में 25 टिक करके आइएगा। तो हम देखेंगे कि जो हमारा भारतीय संविधान है वो एक विशाल दस्तावेज है, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था जब पहले दिन वीडियो बनाया था कि जो हमारा भारत का संविधान है वो विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। तो ये जो भारतीय संविधान है ये एक विशाल दस्तावेज है और इसे समझने के लिए इसे कई भागों में डिवाइड किया गया है। मूल रूप से जो संविधान थे उस मतलब संविधान था उसमें 22 भाग थे। हालांकि संविधान संशोधनों के साथ ये संख्या बढ़ करके कितनी हो गई है, तो 25 हो गई है। और इन सभी पर अब हमें देखना है कि कौन कौन सी वो मतलब कि कौन कौन से वो भाग हैं और उनमें क्या बताया गया है। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि भाग 1, जो हमारा भाग 1 है वो क्या कहता है। तो जो भाग 1 है उसमें आप देखेंगे कि आर्टिकल 1 to 4, आर्टिकल जो है आर्टिकल 1 से आर्टिकल 4 तक इसमें प्रावधान किया गया है। और इसमें बताया क्या गया है, इसमें बताया गया है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। तो ये जो संघ और उसका राज्य क्षेत्र होता है इसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। संघ और उसका राज्य क्षेत्र, इसके भीतर क्या क्या आता है, इसमें आप देखेंगे कि सबसे पहले तो जो हमारे राज्य हैं वो आते हैं। दूसरा जो यूनियन टेरिटरीज़ हैं ये भी आती हैं। और एक और इसमें जो है शामिल होता है जिसको हम कहते हैं अर्जित या उपार्जित किए गए राज्य। अर्जित या उपार्जित किए गए मतलब राज्य नहीं कहेंगे, अर्जित या उपार्जित किए गए क्षेत्र। लेकिन
अभी वर्तमान में अगर आपसे पूछा जाए कि कितना अर्जित या उपार्जित किया हुआ क्षेत्र है, तो ऐसा एक भी क्षेत्र हमारे भारत देश में अभी नहीं है। क्यों? क्योंकि जिन्हें अर्जित या उपार्जित किया गया था, उन्हें समय के साथ या तो केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया या फिर उन्हें राज्यों का दर्जा दे दिया गया है। अब जैसे हैदराबाद है, हैदराबाद को अर्जित किया गया था अभी, लेकिन वो हमारे यहाँ एक राज्य का हिस्सा हो चुका है, तो इस वजह से अभी हमारे पास कोई भी अर्जित क्षेत्र नहीं है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए, एक बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन बनता है कि जो भारत का संघ है वो बड़ा है या उसका राज्य क्षेत्र बड़ा है, तो जो भारत का राज्य क्षेत्र है ये बड़ा है, क्योंकि इसी राज्य के मतलब राज्य क्षेत्र के भीतर ही आप देखेंगे कि यूनियन टेरिटरी भी आती है, राज्य भी आते हैं और अर्जित या उपार्जित किए गए क्षेत्र भी आते हैं। लेकिन जो भारत संघ है इसमें आप देखेंगे तो टोटल स्टेट्स ही आते हैं। इस वजह से जो भारत का राज्य क्षेत्र है वो भारत के संघ से बड़ा है। तो ये कुछ कॉमन जानकारी थी जो आपको मतलब होनी चाहिए। तो इसमें बताया जा रहा है कि ये जो भाग 1 है ये भारत को एक संघ के रूप में परिभाषित करता है और इसके राज्य क्षेत्र का वर्णन करता है। भाग 2 में क्या है? तो भाग 2 में है नागरिकता, और ये क्वेश्चन उत्तर प्रदेश पीसीएस जो 2020 में हुआ था प्रीलिम्स का, उसमें ये क्वेश्चन ऐसे डायरेक्टली पूछ लिया गया था कि जो भाग 2 है उसमें कौन से अनुच्छेद हैं। तो आर्टिकल 5 से 11 तक का जो अनुच्छेद है वो आपको कहाँ मिलेगा? तो भाग 2 में मिलेगा। और इसमें प्रावधान क्या है? तो इसमें नागरिकता से रिलेटेड प्रावधान है, यानी कि आप किस तरह से भारत के नागरिक बन सकते हैं, कौन कौन से प्रोविज़न है, कैसे आपकी नागरिकता छीन ली जाएगी, कौन लोग भारत के नागरिक बन सकते हैं, कौन लोग भारत के नागरिक नहीं बनेंगे। ये सारे जो प्रोविज़न है वो आपको आर्टिकल 5 से आर्टिकल 11 के मध्य में दिया हुआ है। तो जो हमारा भाग 2 है वो किससे रिलेटेड है? वो नागरिकता से रिलेटेड है। अब हम इसमें देख लेते हैं कि ये जो भाग है ये भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के, खोने के जो तरीके हैं इनको परिभाषित करता है। तीसरा क्या है? तो तीसरा है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार जिसको हम फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, मौलिक अधिकार को ही क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स। और इसको हमने लिया कहाँ से है? तो हमने अपने संविधान में इसको फंडामेंटल राइट्स को यूएसए के संविधान से लिया है। ये संविधान के स्रोत वाले भाग में मैंने बताया ही था। और इसमें आर्टिकल कौन कौन से हैं? तो आर्टिकल इसमें आप देखेंगे कि आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक का जो मतलब कि आर्टिकल है वो भाग 3 में आता है, जिसमें आप देखेंगे आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 इसमें किसी भी प्रकार का कोई अधिकार आपको नहीं प्रदान किया गया है। लेकिन भाग 14 से लेकर के भाग 30 तक आपको जो है 30 का है 32 तक आपको जो है मतलब कि ये राइट्स मिले हुए हैं। और 33, 34, 35 भी आपको डायरेक्टली कोई अधिकार नहीं देता है, उसमें कुछ स्पेशल प्रोविजंस किए गए हैं जो सेना वगैरह में कहने मतलब रहने वाले लोग हैं उनके लिए। तो ये जो हमारा भाग 3 है ये क्या बताता है? तो जो हमारा भाग 3 है ये भारतीय नागरिकों को दिए गए मौलिक अधिकारों का वर्णन करता है। जैसे आप देखेंगे कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता आदि। और अस्पृश्यता के खिलाफ स्वतंत्र मतलब कि अस्पृश्यता के खिलाफ अगर आपके साथ कोई अस्पृश्यता करता है तो उसके खिलाफ आप मतलब कि आपको राइट्स मिले हैं, आप उनको ले जा कर के घसीट सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको कहाँ से मिलेंगी? तो आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 के मध्य मिलेंगी। हम फंडामेंटल राइट्स में ये सारे आर्टिकल्स को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ये मतलब कि है, बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा भी जाता है। इवन भाग ये जो भाग आपको हम बता रहे हैं कि भाग 1 में ये है, भाग 2 में ये है, ये सारे क्वेश्चंस भी आजकल बहुत बनने लगे हैं मैच द फॉलोइंग में। हमने भाग 3 देख लिया। अब हम देखते हैं भाग 4 में क्या है। तो भाग 4 में तो सबसे पहले आप देखेंगे कि इसमें मतलब आर्टिकल कौन से हैं। तो आर्टिकल 36 से 51 जो है वो भाग 4 में शामिल है और ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताता है। इन्हें कहा जाता है डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो ये जो है जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं ये हैं क्या एग्जैक्टली? तो ये राज्य को कुछ विशिष्ट लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निर्देश दिया गया है, जैसा कि सामाजिक न्याय, आर्थिक समानता आदि। और ये हमारा रहा भाग 4। आगे चल कर के भाग 4 में भाग 4 का जोड़ा गया, जो यहाँ नहीं दिया हुआ है लूसेंट में, हम बता देते हैं भाग 4 का। और ये जो भाग 4 का है इसमें क्या बताया गया है? इसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में बताया गया है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में बताया गया है। और ये जो डीपीएसपी है ये हमने कहाँ से लिया? तो इसको हमने आयरलैंड के संविधान से लिया था। डीपीएसपी को यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को हमने कहाँ से लिया था? तो इसे हमने आयरलैंड के संविधान से लिया था। और ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है इसको हमने कहाँ से लिया? तो यूएसएसआर के जो संविधान था वहाँ से हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ को लिया है। भाग 4 का में ऐड है ये। और आर्टिकल कौन सा है? तो इसमें जो भाग 4 का आर्टिकल है, भाग 4 का आर्टिकल 51A है और इसमें जो है
फिर 51A का 1, 51A का 2, ऐसे करके आगे फिर अन्य मतलब कि क्लॉजेज जुड़े हुए हैं। अब हम देखेंगे जो हमारा भाग 5 है ये क्या कहता है। तो भाग 5 जो है वो संघ सरकार से मतलब रिलेटेड है। इसमें आप देखेंगे 100 आर्टिकल शामिल हैं। आर्टिकल 52 से लेकर के आर्टिकल 151 तक इसमें आपको मिल जाएगा, जिसमें आप देखेंगे कि आर्टिकल 52 से लेकर के आर्टिकल 62 तक तो प्रेसिडेंट को ही ये मतलब कि आर्टिकल्स रिलेटेड हैं, प्रेसिडेंट से ही रिलेटेड है। फिर आगे आप देखेंगे इसी यानी कि इन्हीं संघ सरकार में आर्टिकल 52 से 151 तक में क्या क्या आपको मिल जाएगा। तो इसमें कार्यपालिका, संघ की जो कार्यपालिका है उसके बारे में बताया गया है। जो हमारी संसद है उसके बारे में बताया गया है। संसद में आप देखेंगे राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, इन तीनों से मिलकर के जो हमारी संसद बनती है उसके बारे में भी इसी संघ सरकार में ही बताया गया है। और राष्ट्रपति की जो विधायी शक्तियाँ हैं जिसमें आप देखेंगे कि वो ऑर्डिनेंस लाते हैं, यानी कि अध्यादेश लाते हैं। अध्यादेश जो है उसको लाते हैं आर्टिकल 123 के तहत। तो ये चीज़ भी कहाँ मिलेगी, तो संघ सरकार में मिलेगी। संघ की जो न्यायपालिका है वो भी आपको यहीं मिलेगी। और ये जो संघ की न्यायपालिका है वो कहाँ से कहाँ तक है, तो आर्टिकल 124 से लेकर के आर्टिकल 147 तक, यानी कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है आर्टिकल 114, सॉरी एक सेकेंड थोड़ा सा स्पेस बना लें। ये जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट, इसको कौन से आर्टिकल्स में बताया गया है, तो ये आपको आर्टिकल 124 से आर्टिकल 147 तक बताया गया है। और ये भी संघ सरकार के अंतर्गत ही पढ़ा जाता है। साथ में जो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक हैं, यानी कि जो हमारे CAG हैं, कैग, इनके बारे में भी आपको यहीं मिलेगा। और इनको जो आर्टिकल दिए गए हैं वो आर्टिकल 148 से आर्टिकल 151 तक बताया गया है। किसके बारे में, तो हमारे CAG के बारे में। तो ये मतलब भाग 5 रहा जिसमें संघ सरकार के बारे में। भाग 6 है उसमें राज्य सरकार या राज्य के विधानमंडल के बारे में प्रोविज़न है। तो भाग 5 में हमने देखा मतलब कि केंद्र सरकार के बारे में बताया गया है। तो भाग 6 में आ गया राज्य सरकार। और इससे आर्टिकल कौन से रिलेटेड है, तो इससे आर्टिकल जो रिलेटेड हैं वो आर्टिकल 152 से आर्टिकल 237 तक है। इसमें भी कई क्लॉजेस हैं। जो भाग 6 है इसमें भी आप देखेंगे कि जो राज्य की कार्यपालिका है उसके बारे में आपको पढ़ना है। भाग मतलब कि राज्य का जो विधानमंडल है उसके बारे में, जो राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ हैं, जैसे केंद्र सरकार में आपने देखा कि राष्ट्रपति के ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति है, वैसे ही जो राज्यों के राज्यपाल होते हैं उनको भी ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति होती है। और आर्टिकल 213 के तहत होती है इनको। तो ये भी हम कहाँ देखेंगे, तो ये सब राज्य सरकार में देखेंगे। और इसके साथ साथ जो राज्यों के उच्च न्यायालय हैं जिसमें आप आर्टिकल यानी कि जो हाई कोर्ट्स हैं जिनके लिए आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक दिए गए हैं, आर्टिकल 214 से आर्टिकल 232 तक, तो ये भी हम कहाँ देखेंगे, तो राज्य सरकार में देखेंगे। लेकिन एक चीज़ और हम राज्य सरकार में देखेंगे, और वो क्या है, तो वो है अधीनस्थ न्यायालय। ये जो अधीनस्थ न्यायालय हैं इनको भी राज्य सरकार के भीतर ही देखा जाता है। और इनको कौन से आर्टिकल मिले हुए हैं, तो आर्टिकल 233 से आगे चल करके 237 तक ये अधीनस्थ न्यायालय से रिलेटेड आर्टिकल्स हैं। तो भाग 6 में क्या है, तो भाग 6 में राज्य का जो विधानमंडल है उनकी संरचना, शक्तियाँ और कार्यप्रणाली का वर्णन किया गया। अब जैसे केंद्र में जो है, जो मतलब की संसद होती है उसमें आप देखेंगे संसद, राज्यसभा जो है और लोकसभा और राष्ट्रपति से मिलकर के बनती है। वैसे जो भारत की जो राज्यों की विधानसभा है उसमें भी आप देखेंगे कि विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल से मिल करके बनती है। लेकिन हाँ, जितने मतलब कि जैसे 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो सारे जो है लोगों के पास जो विधान परिषद है वो नहीं है। केवल 6 राज्य ऐसे हैं जिनके पास विधान परिषद है। तो वो चीज़ें अलग मैटर है। ये सब हम धीरे धीरे कंप्लीट करेंगे ही। अभी तो आप बस को जो मतलब जो पार्ट्स हैं उनमें क्या क्या बताया गया है इसका एक ओवरव्यू ले लीजिए, ताकि आपको ईजिली आगे जो पॉलिटी है वो ठीक लगे। अब हमने देखा कि भाग 6 में क्या बता दिया गया। भाग 5 में हमने केंद्र सरकार के बारे में देखा। भाग 6 में हमने राज्य सरकार के बारे में देखा। जो भाग 7 है ये मतलब कि अब निरस्त हो चुका है, इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसमें था क्या, तो जो मतलब कि पहली अनुसूची थी उसके भाग खा के राज्य थे। तो ये स्टार्टिंग में जब मतलब कि राज्यों का पुनर्गठन नहीं हुआ था उसके पहले भाग का, भाग खा, भाग गा और भाग खा में जो मतलब कि राज्य थे उनको बंटवारा किया गया था। लेकिन अब इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। राज्यों के पुनर्गठन के बाद फिर 14 जो है मतलब कि राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बन गए। वर्तमान में तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो वो सारी चीज़ें दूसरा मैटर है। अब हम देखेंगे
जो भाग 8 है इसमें क्या बताया गया है, तो भाग 5 में मतलब केंद्र सरकार, भाग 6 में राज्य सरकार, अब भाग 8 में हम लोग आ जाते हैं यूनियन टेरिटरीज़ के बारे में, यानी कि संघ राज्य क्षेत्र के बारे में। तो ये भाग 8 में आपको क्या मिलेगा, तो आपको मिल जाएगा संघ राज्य क्षेत्र। और आर्टिकल कौन से हैं, तो इसके लिए जो आर्टिकल्स हैं वो आर्टिकल 239 से 242 तक में प्रावधान किया गया है। और आप देखेंगे कि ये जो है कुछ विशेष राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए विशेष प्रावधान करता है। भाग 9 के बारे में, तो जो भाग 9 है इसके बारे में हमें देखना है, इसमें क्या बताया गया है, तो इसमें पंचायतों का प्रावधान किया गया है, जिसमें आप देखेंगे पंचायतों में आप देखते हैं कि नगर पंचायत, जिला पंचायत, ब्लॉक पंचायत, ये सारी चीज़ें त्रिस्तरीय जो पंचायती राज व्यवस्था है ये आपको कहाँ मिलेगी, तो ये भाग 9 से ही रिलेटेड है। और इसमें आर्टिकल कौन से हैं, तो आर्टिकल 243 कहाँ से लेकर के आर्टिकल 243 अड़ा तक संबंधित है। ये जो भाग है ये मतलब कि जो ग्रामीण स्थानीय स्वशासन संस्थाएं हैं यानी पंचायतें, इनके बारे में प्रोविज़न करता है। और भाग 11 के तहत इसमें टोटल 28 विषय, 28, पता नहीं क्यों मैं बहुत कंफ्यूज हो जाती हूँ 28 या 29 विषय में, मेरे ख्याल से 29 विषय इसको सौंपे गए हैं। अभी एक बार देख लीजिएगा इसको, हालांकि मैंने कल ही बताया था, पर 28 29 को लेकर के मुझे बड़ा कन्फ्यूजन होता है। अब आगे हम देखेंगे ये जो भाग 9 का है इसमें क्या बताया गया है, तो भाग 9 का में आप देखेंगे नगर पालिका के बारे में बताया गया है। और इससे रिलेटेड जो आर्टिकल है वो है 243 ता से 243 या 6 तक। और हम देखेंगे ये जो मतलब कि भाग 9 का है ये क्या कहता है, तो ये शहरी स्थानीय स्वशासन संस्थाएं यानी जो नगर पालिका है इसके बारे में बताता है। और आगे फिर जो भाग 9 खा है ये किसके बारे में प्रोविज़न करता है, तो जो भाग 9 खा है ये सहकारी समितियों के बारे में बताता है। और इससे रिलेटेड कौन कौन से आर्टिकल हैं, तो इससे रिलेटेड जो आर्टिकल है वो 243 या जा से लेकर के 243 या ना तक है, यानी कि भाग 9 खा सहकारी समितियां। और ये जो भाग 9 खा सहकारी समितियां हैं इसके बारे में यूपी PCS 2023 में क्वेश्चन बना था मैच द फॉलोइंग में ही, कि क्या ये सही मिलाया हुआ है कि नहीं, हालांकि उसमें गलत मिलाया हुआ था, उसमें शायद भाग 10 या 13, भाग शायद 13 दिया था सहकारी समितियों के आगे, तो वो रॉन्ग था। तो ऐसे ही भाग लिख करके और आगे जो है क्या उसमें प्रोविज़न किया गया है उसे दे दिया जाता है। फिर आपसे पूछ लेते हैं कि बताइए सही है या गलत, या फिर मैच कीजिए। अब आगे देखते हैं भाग 10 के बारे में। जो हमारा भाग 10 है वो क्या कहता है, तो भाग 10 जो है वो अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के बारे में प्रावधान करता है। और इससे रिलेटेड जो आर्टिकल है वो क्या है, तो आर्टिकल 244 से आर्टिकल 244 का ये क्या बताते हैं, तो अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के बारे में मिल जाएगा आपको यहाँ पे। आगे देखेंगे भाग 11, तो जो भाग 11 है ये क्या बताता है, भाग 11 में आप देखेंगे संघ और राज्य के बीच संबंधों के बारे में बताया गया है। और दो प्रकार के संबंध यहाँ बताए गए हैं जो है संघ और राज्यों के मध्य। पहला जो है वो है विधायी संबंध, और दूसरा कौन सा है, तो दूसरा है प्रशासनिक संबंध। तो विधायी संबंध और प्रशासनिक संबंध में हम देख लेंगे कि जो विधायी संबंध है वो आर्टिकल 245 से 255 तक है, जबकि जो प्रशासनिक संबंध है वो 256 से 263 तक है, 256 से 263 तक इसमें आपको प्रशासनिक संबंधों के बारे में बताया गया है। अब हम देखेंगे भाग 12। जो भाग 12 है वो भी केंद्र और राज्य के मध्य संबंध से ही रिलेटेड है, बशर्ते वो वित्तीय संबंधों से रिलेटेड है। इन्हीं में जो है आप देखेंगे आर्टिकल 264 से आर्टिकल 300 का आता है, मतलब कि 264 से लेकर के आर्टिकल 300 का तक प्रोविज़न किया गया है। और ये जो इसी के मध्य में एक आर्टिकल आता है आर्टिकल 280 जो कि वित्त आयोग से संबंधित है। मोस्ट फेवरेट क्वेश्चंस है ये आयोगों का, बहुत पूछा जाता है वित्त आयोग के बारे में। तो हम देख लेते हैं जो भाग 12 है संघ और राज्य के मध्य जो वित्तीय संबंध, संविदा और वाद से रिलेटेड संबंध है इनके बारे में। तो इसमें आप देखेंगे जो वित्त से रिलेटेड संबंध है उसमें कौन कौन से आर्टिकल हैं, तो 264 से 291। तो ये जो वित्त से रिलेटेड है उसमें आप आर्टिकल 264 से आर्टिकल 291 तक देखेंगे। आगे आप देखेंगे कि जो ऋण लेने से संबंधित है, ऋण लेने से जो संबंधित है उसमें कौन से आर्टिकल हैं, तो 292 293 आर्टिकल इससे रिलेटेड हैं। जबकि जो संपत्ति, संविदा, अधिकार तथा बाध्यताएं एवं वाद हैं वो 294 से 300 तक हैं। और जो मतलब कि संपत्ति का अधिकार है, आपने देखा होगा कि जो 44वां संविधान संशोधन हुआ था उसके तहत जो संपत्ति का अधिकार है उसको फंडामेंटल राइट से हटा करके आर्टिकल उसको 300 का में ऐड कर दिया गया। तो ये जो संपत्ति का अधिकार है ये कहाँ पे आता है, तो यहीं पे आता है। और उससे रिलेटेड जो
मतलब आर्टिकल है वो क्या है, तो संपत्ति का अधिकार से रिलेटेड जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 300 का, और ये बहुत पूछा जाता है। कहाँ पे है, भाग 12 में है, ये भाग 12 में है। अब हम देखते हैं भाग 13 में क्या बताया गया है। तो जो भाग 13 है इसमें आप देखेंगे कि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता है। अब भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर कहीं भी जा कर के अपना कोई भी व्यापार वगैरह लगा सकते हैं, बशर्ते कुछ मतलब कि अगर कहीं पे कुछ किसी बात को लेकर के बैन लगा हुआ है तो नहीं। अब जैसे अगर आप किसी जनजातीय क्षेत्र में जाना चाहेंगे तो वहाँ पे फिर आपको हो सकता है कि सरकार से परमिशन लेनी पड़े। जैसे कि आप सोचें कि हम जा कर के मतलब कि अंडमान निकोबार में जो है अपना व्यापार शुरू करेंगे तो वहाँ आप इजीली नहीं जा सकते हैं, उसके लिए आपको फिर सरकार से परमिशन लेनी ही पड़ेगी। तो ये जो आप देखेंगे इससे रिलेटेड कौन से आर्टिकल्स हैं, तो इसमें जो है आर्टिकल 301 से आर्टिकल 307 तक है, और भाग 13 में इतना हमने देख लिया। और इसके बाद हम देखेंगे जो हमारा भाग 14 है उसमें क्या बताया गया है। तो जो भाग 14 है वो संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं की बात करता है। आर्टिकल 308 से आर्टिकल 323 इससे रिलेटेड है, और इसमें आप देखेंगे इसमें भी दो क्लॉजेज हैं संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं को लेकर के, तो उन्हें भी देख लेते हैं। जैसे कि सेवा, अगर सेवा की बात की जाए तो सेवाओं की अगर बात की जाए तो इससे कौन सा आर्टिकल रिलेटेड है, तो सेवाओं से रिलेटेड है आर्टिकल 308 से आर्टिकल 314 तक। जबकि जो लोक सेवा आयोग है, अगर इसके बारे में पूछ लिया जाए लोक सेवा आयोग, तो इससे कौन सा आर्टिकल रिलेटेड है, तो लोक सेवा आयोग से जो आर्टिकल रिलेटेड है वो है आर्टिकल 315 से आर्टिकल 323 खा तक। तो ये किससे रिलेटेड है, ये लोक सेवा आयोग से रिलेटेड है। अब आगे देखते हैं भाग 14 का भी है, तो भाग 14 का में भी देख लेते हैं इसमें क्या बताया गया है। तो भाग 14 का में अधिकरण के बारे में बताया गया है, यानी ट्रिब्यूनल्स के बारे में आपको कहाँ जानकारी मिलती है, तो ये आपको भाग 14 का में मिलती है। और इससे रिलेटेड आर्टिकल कौन सा है, तो आर्टिकल 323 का, और आर्टिकल 323 का जो है वो किससे रिलेटेड है, अधिकरण से। और ये ऐड कब किया गया था, क्योंकि ये देखिए जहाँ का खा गा लिखा हो समझ लीजिए कि किसी न किसी संविधान संशोधन के माध्यम से इसको ऐड ही किया गया है। तो इसको जो 42nd अमेंडमेंट हुआ था 1976 उसी के तहत अपने संविधान में ऐड किया गया था, किसको, ट्रिब्यूनल्स को। अब हम देखते हैं जो हमारा भाग 15 है वो किसके बारे में बात करता है। तो भाग 15 जो है वो निर्वाचन आयोग या निर्वाचन के बारे में बात करता है। केवल निर्वाचन आयोग के बारे में नहीं, पूरे निर्वाचन की ही बात इसमें होती है। इससे रिलेटेड आर्टिकल कौन सा है, तो आर्टिकल 324 से लेकर के आर्टिकल 329 है। जबकि जो आर्टिकल 324 है ना, ये डायरेक्टली जो है किससे रिलेटेड है, तो ये निर्वाचन आयोग से रिलेटेड है, निर्वाचन आयोग। तो हमारा भाग 15 किससे रिलेटेड है, ये निर्वाचन से रिलेटेड है। अब हम देखते हैं भाग 16 के बारे में। जो हमारा भाग 16 है वो क्या कहता है, ये कुछ वर्गों के बारे में विशेष उपबंध की जो व्यवस्था है वो करता है। और आर्टिकल से कौन से रिलेटेड है, तो आर्टिकल 330 से आर्टिकल 342 तक जो प्रावधान है वो यहाँ पे मिल जाएगा। अब भाग 17 की बात कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भाग 17 है इसमें आप देखेंगे कि आर्टिकल 343 से आर्टिकल 351 तक बातचीत की गई है, और इस ये रिलेटेड किससे है, तो ये राजभाषा से रिलेटेड है। और हम देखेंगे कि जो संघ की भाषा है, संघ की भाषा, ओहो पेन में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो जो संघ की भाषा है, संघ की भाषा, उससे कौन सा आर्टिकल रिलेटेड है, संघ की भाषा से, तो इससे जो रिलेटेड आर्टिकल है वो 343 से 344 है, 344। जबकि जो प्रादेशिक भाषाएं हैं, अगर इनकी बात की जाए कि जो प्रादेशिक भाषाएं हैं इनसे कौन सा आर्टिकल रिलेटेड है, तो इनसे जो रिलेटेड आर्टिकल है वो 345 से 347 है। और इसके साथ साथ आप देखेंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है इनमें कौन सी लैंग्वेज यूज़ की जाएगी, तो यहाँ आर्टिकल 348 से आर्टिकल 349 में ये सारी बातें बताई गई हैं। और कुछ विशेष उपबंध भी है, विशेष उपबंध, और इनके बारे में कहाँ बताया गया है, तो विशेष उपबंध के बारे में जो बताया गया है, विशेष उपबंध दैट मीन विशेष निर्देश है, तो ये आपको आर्टिकल 350 से आर्टिकल 351 में मिल जाएगा। तो हमने भाग 17 तक देख लिया। अब हम देखते हैं भाग 18। तो जो भाग 18 है ये आपात उपबंध अनुच्छेद 352 से 360, जिसमें आप देखेंगे कि राष्ट्रपति शासन, वित्तीय आपात और राष्ट्रीय आपात, ये 3 प्रकार के आपात की जो व्यवस्था है वो आर्टिकल 352 से आर्टिकल 360 के मध्य में मिल जाती है। भाग 19 में प्रकीर्ण के बारे में बताया गया है, और इसमें
जो आर्टिकल रिलेटेड है वो कौन से हैं, तो आर्टिकल 361 से लेकर के आर्टिकल 367 तक प्रकीर्ण के बारे में बताया गया। हम देखेंगे जो भाग 20 है इसमें क्या बताया गया है, तो भाग 20 में आप देखेंगे संविधान संशोधन की प्रक्रिया बताई गई है और इससे रिलेटेड जो आर्टिकल है वो 368 है। बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, तो इसको याद रखिएगा। संविधान संशोधन वाले पार्ट्स में हम लोग इसको पूरा अच्छे से कवर करेंगे ही। अभी बस जानिए कि कौन से भाग में क्या है और कौन से आर्टिकल शामिल हैं। भाग 21 की अगर हम बात करेंगे तो ये अस्थायी संक्रमणकालीन व विशेष उपबंध के बारे में यहाँ बताया गया है और इसमें आप आर्टिकल 369 से लेकर के 392 तक देखेंगे और इसी में आप देखेंगे कि कई राज्यों को कुछ विशेष सुविधाएं मिली हैं। इसी के तहत आर्टिकल 70 में जो जम्मू कश्मीर और मतलब लद्दाख को विशेष सुविधा मिली थी वो यहीं भाग 21 के तहत ही मिली हुई थी। भाग 22 में क्या है, तो जो भाग 22 है उसमें संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन के बारे में बताया गया है और इससे संबंधित अनुच्छेद कौन से हैं, तो आर्टिकल 393 से आर्टिकल 395 जो है वो इसी से रिलेटेड है। तो ये जितने आपने टोटल 22 भाग देखे, 22 क्या हमने पूरे के पूरे 25 भाग देख लिए, क्योंकि हम आपने देखा कि जो भाग 9 का था, भाग 4 का था, ये सारी चीज़ें मिला करके ही तो भाग 25 हो रहे थे टोटल। तो ये सब हमने देख लिया। तो ये ही सारे जो पार्ट्स हैं ये मिल करके भारतीय संविधान को पूर्ण दस्तावेज बनाते हैं। आगे चल करके यही जो है भारत के अधिकार और कर्तव्यों का भी कैसे निर्वहन करना है ये सारी बातें बताता है। अब एक बार एक मतलब कि सरसरी निगाह में देख लेते हैं कि कौन से भाग में क्या बताया गया है, तो आपको याद करने में ईजी जाए। तो टोटल 22 भाग हैं। सबसे पहले हम देखेंगे भाग 1 में क्या है, तो भाग 1 में है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। भाग 2 में क्या है, तो भाग 2 में है नागरिकता। भाग 3 की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे है फंडामेंटल राइट, मतलब कि मौलिक अधिकार। भाग 4 में क्या है, तो भाग 4 में है डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निदेशक तत्व। भाग 5 में क्या है, और हाँ भाग 4 में 4 के बाद भाग 4 का आता है जिसमें आपको मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताया गया है। भाग 5 में संघ सरकार, भाग 6 में राज्य सरकार, भाग 7 जो है वो निरसित हो चुका है। भाग 8 में आप देखेंगे यूनियन टेरिटरी, भाग 9 में है पंचायतें, भाग 10 में है मतलब भाग 9 का में भी देख लेते हैं नगर पालिका, 9 खा में है सहकारी समितियां, जबकि भाग 10 में है अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र। भाग 11 क्या कहता है, संघ और राज्यों के बीच संबंध। भाग 12 क्या कहता है, संघ और राज्यों के बीच वित्तीय संबंध। भाग 13 में क्या है, तो मतलब जो भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम की जो स्वतंत्रता है ये आपको कहाँ से मिलती है, तो भाग 13 से। भाग 14 में संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं के बारे में बताया गया है, जबकि जो भाग 14 का है ये अधिकरण के बारे में बताता है। जो भाग 15 है ये निर्वाचन के बारे में बताता है। भाग 16 में आपको कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध मिल जाएगा, जबकि जो भाग 17 है वो राजभाषा से रिलेटेड है और भाग 18 जो है वो आपात उपबंध अनुच्छेद 352 से 360 तक। और जो भाग 19 है ये प्रकीर्ण। भाग 20 में आपको संविधान संशोधन के बारे में बताया गया है। जो भाग 21 है ये अस्थायी संक्रमणकालीन व विशेष उपबंधों की बात करता है, जबकि जो हमारा भाग 22 है वो संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन के बारे में बताता है। तो ये सारी जो है टोटल 22 भाग रहे। इसमें आप जरूर याद रखिएगा किनको किनको, तो जो भाग 1 है इसको जरूर याद रखिएगा, संघ और उसका राज्य क्षेत्र और आर्टिकल भी। भाग 2 तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। आगे फिर आप जो भाग 3 है मौलिक अधिकार पूरे आर्टिकल के सहित, इसको जरूर याद रखना है। आगे फिर जो भाग 4 है जो हमारा डीपीएसपी है 36 से 51, इसको भी अच्छे से याद रखना है। भाग 5 फिर संघ सरकार, राज्य सरकार, ये सारी चीज़ें उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ भाग 9 जो है इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट रखिएगा। ज़रूर से ज़रूर याद रखिए कि भाग 9 में पंचायतों के बारे में बताया गया है, क्योंकि हम आपको वही बता रहे हैं जो मतलब कि बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं अभी तक। और ये जो भाग 12 है ये भी बहुत पूछा गया है वित्तीय संबंधों को लेकर के। और आगे फिर आप देखेंगे कि ये जो मतलब कि निर्वाचन है ये भी बहुत पूछा जाता है। और एक और भाग है, कहाँ चला गया वो, भाग 14 ये रहा। जो भाग 14 है इसको भी जरूर याद रखिएगा, ये भी बहुत पूछा जाता है। भाग 14 संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, तो इसी में आप लोक सेवा मतलब कि संघ लोक सेवा आयोग से जो संबंधित आर्टिकल्स हैं उनको जरूर याद रखिएगा, ये भी बहुत बार पूछा गया है। निर्वाचन आयोग के बारे में भी जानकारी रखिए, भाग 15 में निर्वाचन के बारे में बताया गया है, जरूर याद रखिए। भाग 17 राजभाषा भी याद रखिए, और जो भाग 18 है आपात उपबंध, इसको जरूर याद रखना है, प्रकीर्ण वगैरह कभी पूछा नहीं गया है। भाग 20 याद रखिएगा कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है वो कहाँ दी गई है, तो वो भाग 20 में दी गई है। तो जो मैंने बताए उनको ज़रूर याद रखिएगा, वो बड़े इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछे गए हैं। तो आई होप आप लोगों को आज की जो क्लास रही है वो समझ आई होगी। मैंने
थोड़ा अच्छे से समझाने की कोशिश की है और मेरा लिख के पढ़ाना मजबूरी है क्योंकि हमारे यहाँ इतने अच्छे नेट की व्यवस्था नहीं है कि हम बुक की पीडीएफ बना के पढ़ा सकें। तो उसके लिए सॉरी, जो लोग भी मतलब बुक की पीडीएफ से पढ़ना चाहते हैं उनके लिए, बाकी तो ज़्यादातर लोग ऐसे ही पढ़ना पसंद करते हैं। तो अगर आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी तो इसको शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और शेयर ज़रूर करें फ्रेंड्स के साथ अपने, और लाइक भी कर दिया करें। वीडियो को लाइक कर देते हैं तो अच्छा रहता है, थोड़ा मोटिवेशन आता है कि हाँ आप लोगों को चीज़ें पसंद आ रही हैं। और एक और बात है कि बीच में वीडियो स्किप मत किया करिए, पूरी की पूरी वीडियो देखा करिए। हालांकि इन सारी बातों को सुनने के लिए भी अगर आप पूरी वीडियो पे आए होंगे तभी इन सारी बातों को सुन सकेंगे, वरना तो छोड़ के चले गए होंगे तो कोई बात ही नहीं है। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखा करिए, जब तक आप पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तब तक आप ये भी नहीं समझ पाएंगे कि जो चीज़ें बताई जा रही हैं वो कितनी सही हैं कितनी गलत हैं। और साथ में ये भी नहीं होगा ना कि आपको समझ भी नहीं आएगा अच्छे से। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखा करिएगी, मतलब करिए। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखा करिए। चलिए अब इन्हीं सब बातों के साथ आज की क्लास को ओवर करते हैं। आई होप आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी। तो फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी खुश रहें, मस्त रहें, अपनी पढ़ाई लिखाई करते रहें और मेरे वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।